गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा द इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब फ्रीडम मिली थी उस समय इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, इसको हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा। उस लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर्स की सिचुएशन कैसी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की सिचुएशन कैसी थी, या फॉरेन ट्रेड किस तरह से था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने चल रहे हैं। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडम के समय हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह से लोग ऑक्यूपेशन में इंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर में कितने थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने थे, टर्शियरी सेक्टर में कितने थे। तो इस टॉपिक को लेकर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में ये प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि उस समय का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो हम लोगों ने इसमें 3 पार्ट में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बांटा हुआ है। अब क्लियर रहता है हमेशा कि हमारी कंट्री के जो सेक्टर्स हैं वो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उसमें एग्रीकल्चर को लिया जाता है, एग्रीकल्चर लेबर को लिया जाता है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांटेशन है और माइनिंग को लिया जाता है। तो आप देखोगे आपके सामने जो डेटा 1951 का दिया गया है कि अबाउट 72.7% पीपुल इंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर। तो हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट किसमें इंगेज था, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज था। इसी तरह आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वगैरह आता है इसमें। तो हमारी कंट्री में 9% तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंगेज थे, 1.1% पीपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थे, टोटल 10.1% पीपल वाज इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। और जो टर्शियरी सेक्टर इट इज आल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। तो इसमें क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, स्टोरेज आता है, कम्युनिकेशंस आते हैं, अदर सर्विसेज आती हैं। तो 17.2% पीपल्स इंगेज इन दिस सेक्टर। तो 5.2, 1.4 और 10.6 को मिलाकर ही हमारे पास 17.2 हो जाता है और ये 100% पीपल्स का डेटा है। तो ये जब हम लोगों ने इसको देखा तो हमारे सामने एक पिक्चर सामने आ गई कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज थी और बाकी जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा होता, सारी चीजें ज्यादा होती, वहां पर बहुत कम लोग इंगेज थे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ है। एग्रीकल्चर हम सिंपली आज भी हमारी कंट्री के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, उस समय भी हमारी कंट्री का प्रिंसिपल ऑक्यूपेशनल सोर्स था। तो इंडिपेंडेंस के समय अबाउट 72% और 75 कह सकते हो आप पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। परसेंटेज जो था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का वो बहुत कम, हमारी कंट्री जो कि एडवांस कंट्री थी, डेवलप्ड कंट्री थी, उनमें जो पॉपुलेशन में इंगेज वर्किंग पावर होती है वो बहुत कम होती है। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा थी, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी रेट किसके कंपैरिजन में, इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ऐसे इसका एग्जांपल है इंग्लैंड और अमेरिका में ओनली 2% पीपल, इन जापान 12% पीपल, इन जर्मनी 4% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री मोर देन 72% पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है इसको सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंस के समय हमारे 9 to 10% पीपल इंगेज इन दिस सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग, इसमें सब में। और 32% यूएसए में, 42% इंग्लैंड में, 39% जापान में इंगेज थे। तो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं, वहां पर इंगेजमेंट बहुत ही कम था। जबकि जो डेवलप्ड कंट्री थी उनके एग्जांपल आप देख रहे हो कि वहां पर इसको बहुत ज्यादा पाया जाता है। अनबैलेंस ग्रोथ हमारे यहाँ देखने को मिली। द प्रीवियस टेबल में एक सिंपल सा आपके सामने आ रहा था कि अनबैलेंस ग्रोथ था इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ का मतलब मेरा क्या है, बैलेंस कब होती है, जब ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इक्वली डेवलप्ड। बट इन इंडिया ओनली प्राइमरी सेक्टर इज मोर डेवलप्ड एंड अदर सेक्टर इज लेस डेवलप्ड। तो इंडिया में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो थे क्या था, इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, बहुत नीचे की सिचुएशन में थे, उनका ग्रोथ ही नहीं हुआ था। अगर ग्रोथ हो गया होता तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी उसी की तरफ मूव किया होता। तो असेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी गेट अ disappointing picture of the Indian economy because a bulk of working population was engaged in agriculture sector along with the fact that agriculture sector was mainly a means of subsistence। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर थी और इसके कारण क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई थी।
इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हम एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस होता है किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बताता है उस कंट्री के ग्रोथ कितना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मेरा मतलब क्या है कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, पावर एनर्जी है, एज वेल एज एलिमेंट ऑफ दी सोशल चेंजेस लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी। These serve as the foundation of the growth of the development of the country. Development of infrastructure is a precondition to the economic and social development of the country. While some इसमें दिया गया प्रेस्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए थे इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, उसको डिनाई हम नहीं कर सकते, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट हो गया था, लेकिन इसके पीछे भी उनका मोटिव ग्रोथ ना होकर, डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमिक ना करके उसका मेन मकसद क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनी के इकोनॉमिक बेनिफिशियल को ही देखना था। इसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे हमारी सोसाइटी के उनको ब्रेक कर दिया था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किए गए थे ब्रिटिश जनरेट किए थे उसकी डिमेरिट्स भी बहुत थी। उससे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था, उन्होंने हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेके दूसरी कंट्री चले जाते थे, वहां से फिनिश गुड्स को बना के हमारी कंट्री में बेचते थे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे जैसे पावर में इनमें किया भी था, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में ना होकर हमारे अगेंस्ट में ही वर्क कर रहा था। तो कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी थे इसके। एक था कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्टेड शोइंग द ग्रीन शूट्स, इट इम्प्लाइज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू एट द स्टार्टेड चेंजिंग द आउटलुक ऑफ द फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग बिकम द प्रॉफिटेबल फार्मिंग। दूसरा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे एंड रोडवेज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटी टू द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। इसी तरह की इससे क्या हो रहा था कि एक तो चेंज आ रहा था सोसाइटी में, दूसरा हमारे न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो वी हैव द 53,000 किलोमीटर रेलवे, और ये रेलवे जो इतना था ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के जो इंटरनल ग्रोथ था उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइज द सपोर्ट सिस्टम फॉर द कम्बैट द स्प्रेड ऑफ फेमाइंस, फूड सप्लाईज कुड बी रश्ड टू द ड्रॉट हिट एरियाज, there was the significant transactions from the barter system of the exchange to the monetary system of exchange. Growth of the monetary system of exchange facilitate division of labor, specialization and large scale production. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में लेफ्ट लिगेसी ऑफ द इफिशिएंट सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या कर रहा था, हमें हेल्प कर रहा था, डेवलप कर रहा था ग्रोथ करने में। तो ये सारी जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं कंट्री को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड थे, लेकिन पॉजिटिव साइड भी हमारे लिए छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद हमने ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इस चैप्टर में, और इसमें हम लोगों ने इन चीजों को देखा। अब आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस हैं। एक पहला डिफाइन टर्शियरी सेक्टर, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, नेम सम इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट द इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, व्हाई वाज द ईयर 1921 कॉल्ड द डिवाइड ईयर। इंडिया पॉपुलेशन में इसको बोला जाता है, इसको हम लोगों ने पीछे देखा भी था। तो ये सब के सब क्वेश्चन है जिनको आपको करके लाना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ